बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सॉफ्टवेयर हम शुरू कर रहे हैं Pix4D। तो कल की जो हमने लॉग फाइल बनाई थी वो मेरे पास मौजूद है टोपो प्रोजेक्ट के नाम से। वो आउटपुट हमें मिल गई थी। तो अभी हम आपको उससे आगे प्रोसेस का बताते हैं। आप वो डाटा उठाएंगे, ठीक है, जिधर जिधर आपने सेव किया है, तो उसके अंदर से आप क्या करेंगे, आप वो फाइल, कल फाइल वो ये थी टोपो सर्वे जेपीजी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था। इसके अंदर आपने ओपन किया और ये आउटपुट हमें मिली थी। कल जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो ये आउटपुट, उस आउटपुट में क्या था, ये फाइल है, उसके अंदर एक KML फाइल है। KML फाइल क्या है कि वो जो लॉग फाइल की लाइनें हैं वो आप गूगल के ऊपर देख सकते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे तो नेट से कनेक्ट है। अच्छा, अभी मैं इसको दिखाता हूँ KML फाइल से हमें क्या मिलता है। अभी ये मैं खोलता हूँ तो ये गूगल अर्थ के अंदर ये ओपन होगा और उसी एरिया के अंदर आपकी फ्लाइट लाइन्स आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी देखें ये आ रहा है। तो KML फाइल इसलिए होती है, आपको ये दिखा देते हैं हमें। ये नज़र आ रही हैं और इसके ऊपर वो तस्वीरें भी लगी हुई, किस किस जगह से तस्वीर लगी। ये एरिया ये गूगल अर्थ के ऊपर दिखा, ई मोशन में हमने बनाया था ना, तो उसने हमें गूगल अर्थ की एक फाइल बनाकर दे दी, ठीक है। तो अभी ये इधर आपको नज़र आ रही है और इसको अगर आप 3D में देखें तो ज़मीन से उसी हाइट में जो वर्किंग हुई थी वो यहाँ भी नज़र आ रही है, ऐसे ही ना। ये ड्रोन था, इसी तरह चलते चलते हवा में गया, हवा में जाने के बाद फिर जैसे जैसे उसने ली, कभी वो डाउन आया कभी अप गया, ठीक है। मुख्तलिफ ऑप्शन में ऊपर उसने वर्किंग की, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया है। यानी हुआ क्या था कि इसमें 3 प्रोजेक्ट दिए गए थे। मेरी बात समझनी, ये जो नीचे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं ना, नीचे जो तस्वीरें ये हैं, ये जो नीचे नज़र आ रही हैं, ये 10 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन के ऊपर था। फिर उसके ऊपर था 15 रेजोल्यूशन, फिर उसके ऊपर टॉप के ऊपर जो आपको नजर है 20 सेंटी की। तो 3 ब्लॉक एक ही फ्लाइट में करवाए गए थे, क्योंकि हर ब्लॉक 8-10 मिनट का था। जब एक उसने किया तो हवा के अंदर ही उसको दूसरा ब्लॉक दिया गया कि 15 सेंटीमीटर पे भी कर गया, फिर 20 के ऊपर भी कर गया। तो जो हमने तस्वीरें दी वो सिर्फ 10 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन की थी, ठीक है। तो एक्चुअल इसके अंदर 3 ब्लॉक हुए हैं, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। जब ऊपर से हम ऐसे देखते हैं तो वो पूरी समझ नहीं आ रही होती हमें, ठीक है। जब ऐसे देखते हैं ना, तो अगर आप देखें तो पूरी वो समझ उस हिसाब, क्योंकि ऊपर से लाइनें इकट्ठी होती हैं ना, ऐसे, तो वो काफ़ी महसूस होता है यार ये लाइनों का एक जमगट्ठा है, ऐसे ही ना। लेकिन अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 3 ब्लॉक हैं। नीचे वाले ब्लॉक की पिक्चरें हमने प्रोसेस कर ली, उसके बाद ऊपर वाला ब्लॉक था और उसके बाद फिर एक ऊपर, यानी 3 ब्लॉक में काम हुआ है। ये इसलिए था कि हम ड्रोन से देख रहे थे कि 10 सेंटीमीटर के ऊपर, 15 के ऊपर, 20 के ऊपर जो ये प्रोसेस करेगा और मोज़ेक बनेगा, उसमें कौन मतलब कितनी विजिबिलिटी है, कितनी खूबसूरती है, कितनी चीज़ें वाज़ह नज़र आती हैं। 10 सेंटीमीटर में क्या है, 15 में क्या है, 20 में फ़र्क क्या है, ठीक। एक एनालिसिस था जो हो रहा था। तो ये लॉग फाइल इसने दे दी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखें तो ये Pix4D के लिए उसने एक, ये आगे फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है Pix4D फाइल। अच्छा, इसके बाद ऊपर जाएं तो ये आपकी वो BB3 यानी लॉग फाइल भी इसने कॉपी कर दी, और इसमें IMG में यानी इमेजेस, वो सारे इमेज जो आपने यूज़ किए वो भी कॉपी करके इसने इधर रख दिए। अभी ये अगर आपके पास फोल्डर है तो आपको वो दूसरे डाटे के बाद फोल्डर की ज़रूरत नहीं रही। उधर हमने पिक्चरें दी, इमेज लॉग फाइल दी, वो दोनों चीज़ें इधर आपको मिल सकती हैं। इसने कॉपी कर ली अपने फोल्डर में, ठीक हो गया। तो ये जो फाइल है ये टोपो स्लैश सर्वे फलां 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 ट्रेनिंग, और ये जो चीज़ है ये फाइल हम अभी Pix4D में यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी इसी फोल्डर को हम यूज़ करेंगे। अभी देखें मैंने Pix4D ओपन किया, ये Pix4D2 है, ये पता नहीं वो फाइल उठाएगा भी ये नहीं। अच्छा,
ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट और डेमो प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट को क्लिक करें, अच्छा ओपन प्रोजेक्ट, ठीक है। एक तो ये तरीका है यहाँ से, और एक ये तरीका है मैं इसको बंद करता हूँ, वहीं से उस फाइल को डबल क्लिक करके भी मैं ओपन कर सकता हूँ, जैसे आम आप फाइल करते। मैंने इसको किया अपना ओपन, तो ये Pix4D खुद ब खुद ये अपना ओपन कर लेगा। और वहाँ से अगर आप पहले ओपन कर लेते हैं तो ओपन प्रोजेक्ट से भी आप अपने वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी वो अपना प्रोजेक्ट पूरा उठा रहा है। यहाँ ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट वो मीटरों में है। अच्छा नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अच्छा WGS84 और UTM यही है हमारा है, ठीक है। हम इसको ओके कर देते हैं। तो अगर यहाँ से हम अगर फुटों में करेंगे तो ये इसी डाटे को फुटों में भी चेंज कर लेगा। ये देखें जनाब, ये वो प्रोजेक्ट बना है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो वो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाली जो लाइनें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा प्रोसेस हुआ है सिर्फ वही आपको नज़र आ रहा है, कहाँ कहाँ से उसने ली पिक्चर और कैसे कैसे आई। तो हमने क्या किया, सिर्फ जस्ट डबल क्लिक कर से ओपन किया, ओके। हाँ समझे, बिल्कुल शॉर्ट सी कमांडें हैं, थोड़ी सी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये फ़ौरन हो जाएंगे। अच्छा अभी आप देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस में जाते हैं और ऑप्शन, प्रोसेस और ऑप्शन जो, अच्छा इस इधर मैं एक और चीज़ बता दूं, जो नए वर्जन आ रहे हैं Pix4D के, तो उसमें नीचे इस जगह पे प्रोसेस लिखा होता है, ठीक है। प्रोसेस और प्रोसेस ऑप्शन ये दोनों चीज़ें इधर लिखी होती हैं, तो यहीं से आप क्लिक करते हैं उसको। ये चूँकि थोड़ा पुराना वर्जन है तो इसमें आप प्रोसेस में जाएं, ठीक है। प्रोसेसिंग इधर से हम करेंगे, लेकिन पहले हम ऑप्शन उसको देंगे। अच्छा ये देखें इसमें है सबसे पहले इनिशियल प्रोसेस, इसको क्लिक करना है। अच्छा इसमें है जनाब फुल डिफ़ॉल्ट, रैपिड और कस्टम। फुल प्रोसेसिंग जो इसकी तू कर सकता है वो कर, जो रेजोल्यूशन हमने दिए इसी के हिसाब से कर। रैपिड में क्या होता है कि तेज कर, मैक्सिमम रख ले, मतलब तू इससे ये होता है कि ये 4-5 पिक्सलों में से एक एक लेता जाता है, और रैपिड करेगा तो 10 पिक्सलों में एक एक पॉइंट उठाता जाएगा, हर पिक्सल का एक पॉइंट बनता है ना। फुल करेंगे तो जितने पिक्सल की पिक्चर्स है वो सब के सब पॉइंट बनेंगे। और यहाँ रैपिड में करता क्या, ये क्या करेगा, इनिशियल में ये जॉइंट पॉइंट सिर्फ जनरेट करता है कि एक तस्वीर के अंदर जो पॉइंट है वो दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, ये मतलब लेके करता है कि ये वो पॉइंट है जो मुझे मुख्तलिफ पिक्चरों से मिले और सिर्फ उनकी क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है। तो जब हम फुल करेंगे तो ये हर पिक्सल को देखेगा कि वो एक पिक्चर से देखेगा, फिर दूसरी तीसरी से तलाश करेगा कि ये पिक्सल, ये पॉइंट उधर किधर है, दूसरी में तीसरी में कहाँ है, उनको आपस में जॉइंट करेगा। तो जब रैपिड करेगा तो फिर ये मतलब है कि मोटे मोटे पॉइंट हैं, कार्नर या अच्छी अच्छी जो चीज़ें इसको नजर वो पकड़ लेगा और छोटी चीज़ों को छोड़ देगा रैपिड में, ठीक है। तो कस्टम में ये है कि आप खुद चाहें कि इसके कितना का रखना चाहते हैं। इसमें अभी जो हम अक्सर कर लेते हैं, ये ओरिजिनल 1 है, अच्छा डबल में 2 आ जाता है, और हम क्या करते हैं 1.8 यानी 8 पिक्सल को एक तक तुम बना ले, ये सबसे रैपिड तेज है। अच्छा उससे 1.4 में 1/2 यानी हाफ क्वालिटी हो जाएगी है। तो आप इसमें से ओरिजिनल रखें हैं, वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर तेज़ी में आपने को काम करना है तो आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं। हम अक्सर 1.2 करते हैं, 1.8 भी हो सकता है, ठीक है। वरना बेहतर ये हम इधर ओरिजिनल जो हैं वो रखेंगे, और ओरिजिनल रखना तो फिर सबसे बेहतर ये है कि आप फुल पे कर दें, ठीक है। फुल पे किया, अच्छा उसके बाद आपने क्या किया, इधर और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, इसमें सिर्फ यही आपने करना और आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो होगा क्या, आप ये बाकी जो दोनों ऑप्शन हैं इनको ऑफ कर दें, तो ये इनिशियल प्रोसेस करके फिर आपके पास दोबारा वापस आ जाएगा। फिर आप सेकंड ऑप्शन लगाएं, लास्ट पे थर्ड लगाएं। लेकिन अगर आपको क्लियर है, सारे ऑप्शन आपके टिक सेट कर देते हैं, तो फिर आप एक ही दफ़ा तीनों भी लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको भी करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसको भी साथ ही करता हूँ। अच्छा इनिशियल प्रोसेस सिर्फ सिंगल क्यों करेंगे, अगर हमने मुख्तलिफ ब्लॉक बनाए हैं, हमारी फ्लाइट कई ब्लॉक पर मुश्तमिल है, हमारा एरिया बड़ा है, तो
तो उसके अंदर एक ब्लॉक भी हमने किया, दूसरा, तीसरा, चौथा किया। तो बाद में चूँकि हमने मर्ज करने हैं, इसलिए हम सिर्फ उनकी इनिशियल प्रोसेसिंग करेंगे सबकी। इनिशियल प्रोसेस के बाद इसी पुक्स 4D में वो सारे प्रोजेक्ट मर्ज होकर एक बन जाएंगे। जब एक बनेंगे तो फिर सारे इकट्ठे प्रोजेक्ट का कंप्लीट का हम सेकंड ऑप्शन करेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या करता है, ये पॉइंट क्लाउड एंड मैश बनाता है, यानी पूरे के पूरे उनको जितना एरिया उसको पॉइंटों में बना देगा। पॉइंट क्लाउड इतना खूबसूरत बनाएगा कि वो सारा एरिया आपको 3D में नजर आएगा। उसके ऊपर मैश बनेगी, मैश के ऊपर आप फ्लाई थ्रू बना सकते हैं, जैसे जहाज उड़ता है, और वो आप 3D व्यू सारे इधर ही जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये और कुछ आउटपुट नहीं देगा, इसमें सिर्फ क्लाउड मैश बनाएगा, क्लाउड और मैश, यानी पॉइंट क्लाउड, पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेगा। अब इसको हम क्लिक करते हैं, देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। अच्छा, इसमें है कि इमेज स्केल है, यहाँ आप कोशिश करें 1.8, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉइंट इसमें जनरेट होते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट जनरेट करेगा। अच्छा, उसके बाद जनाब ठीक है, बाकी ये डिफ़ॉल्ट में ऑप्टिमल में 3, ठीक है। अच्छा जी, जनरेट 3D टेक्सचर में अगर आपने इसकी 3D जनरेट करनी है, उसके बाद फ्लाई थ्रू ऊपर बनाना है, तो फिर तो आप मैश बनाएं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में फ्लाई थ्रू नहीं है, यानी वो वीडियो जो ऐसे जैसे जहाज़ के ऊपर आप उस एरिया की विज़िट करते हैं अपनी पसंद से, कि आप जो दिखाना चाहते हैं, एक मतलब ब्रीफिंग टैब आप बनाना चाहते हैं और फ्लाई थ्रू की, अगर वो बनानी है तो मैश बनाएं, अगर नहीं बनानी तो आप ये ना बनाएं, ठीक है। क्योंकि हम बनाते हैं और प्रोजेक्ट हम इसको ऑन करते हैं। और नीचे आए आउटपुट में यहाँ ये देखें, लैस फाइल है, PLX और XYZ में जो फाइल बनेगी उसमें कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके, पूरे पूरे लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे उनके, आपको एक फाइल बना देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 ऊपर फाइलें नज़र आ रही, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है। कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो लैस फाइल एक्सेप्ट करता है, कोई है वो लैस फाइल एक्सेप्ट करता है, उससे फिर 3D आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। आगे आप पॉइंट क्लाउड किस सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अभी हम इसके जो काफ़ी वर्किंग है वो उसमें करते हैं सिविल 3D में, हैं, तो सिविल 3D लैस फाइल एक्सेप्ट करता है। हम जो कंटूर जनरेट करते हैं वो लैस फाइल से सिविल 3D में करते हैं। उसके ऊपर रोड की वर्किंग, कट फिल का, इस तरह की जितनी भी वर्किंग है, अर्थ का वर्क कैलकुलेशन है, जो भी है वो हम पॉइंट क्लाउड से करते हैं, और वो लैस फाइल एक्सेप्ट करता है, तो हम लैस फाइल ही जनरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है या किसी की रिक्वायरमेंट लैस फाइल है तो लैस फाइल भी चेक कर दें। कुछ सॉफ्टवेयर है वो PLY फाइल करते हैं, आप वो कर दें। अगर ये फाइल भी चाहिए तो आप ये कर दें, ये सारी चीज़ें वो बना देगा। लेकिन जितनी चीज़ें ज़्यादा देंगे उतना टाइम भी वो उस हिसाब से ज़्यादा लेगा, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप हर चीज़ ऐसे चेक ना करें। अच्छा, 3D मैश भी अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके भी नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो आप उसको छोड़ दें, सिर्फ फ्लाई थ्रू इसी के अंदर बनाना है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ फ्लाई थ्रू मैंने किसी और सॉफ्टवेयर में बनाना है, उसमें अच्छा बनता है, तो आप यहाँ से उसकी फ़ाइल बना सकते हैं, मतलब AutoCAD के में भी ये DXF फाइल आपको बना देगा मैश की, ठीक है। वो 3D जो भी ये बनाएगा उसमें, तो आप वो भी फाइलें आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आप वैसे ट्रेनिंग पे हैं तो आप ये सारी फाइलें में बेशक एक दफ़ा ऑन करके देख लें। बाकी ये मतलब PLY और FBX और ये चीज़ें तो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये फाइलें तब भी आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं जब इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपके पास हो। तो अगर आपकी ज़रूरत है, ये इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप एक्सटेंशन याद रखें और ये चीज़ें आप बना सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ इधर से इसको लैस फाइल लेते हैं, ठीक है। ये थी इसकी दूसरे ऑप्शन की। क्या किया, यहाँ पे 1.8 लगाया, जनरेट 3D की को चेक किया, ऑन किया, और लैस फाइल ऑन किया। इस ऑप्शन में ये 3 काम किए। क्लियर हो गया। पहले में क्या किया, सिर्फ फुल लगाया। दूसरे ऑप्शन में 1.8 चेक किया और लैस फाइल को चेक किया, बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में देखें तो, अच्छा, तीसरे ऑप्शन में आप DSM मोज़ाइक ये चीज़ें आप जनरेट कर सकते हैं, अर्थो मोज़ाइक। तो इसके ऑप्शन है, तो आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसमें है कि रेजोल्यूशन 1 GSD जो ओरिजिनल चल रही है वही चलेगी। अच्छा, DSM उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप वो
तो ये दो ऑप्शन से आता है, यूज़ नॉइज़ फिल्टरिंग ये आप ऑन रखें। अच्छा, यूज़ सरफेस स्मूदिंग है, स्मूदिंग शार्प है, स्मूथ है, मीडियम है, तो इससे बेहतर ये है कि आप स्मूथ रखें हैं, शार्प की जगह पे स्मूथ रखें, स्मूथ से ये गुलाई लेगा। लेकिन अगर आप शार्प रखेंगे तो बिल्कुल आपकी बिल्डिंग के किनारे जितने ये बेहतरीन काट सकता है, बना सकता है, वो कोशिश करेगा। अगर आप स्मूथ रखेंगे तो ये बिल्डिंग के साथ जब ज़मीन को टच करते तो ऐसे गुलाई में ना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करके ये पॉइंट सारे साइडों के ऊपर फैला देगा। लेकिन अगर आप शार्प रखेंगे तो ये कोशिश करेगा कि आपकी जो दीवारें हैं जितनी कोई भी इसको कर सकता है वो शार्प या तेज़ या सीधी करेगा। ठीक है, इसमें ये दो हैं। और तीसरा है रेस्टर DSM, ये DSM बनाना है, उसकी जियोटेप फाइलें बनेंगी, वो आप टिक कर दें, मर्ज टायर फाइलें टिक कर दें, अर्थो मोज़ाइक के अंदर जियोटेप बनेगा और मर्ज होंगी। अच्छा, इसके बाद फिर आपका आ जाता है एडिशनल आउटपुट में कंटूर वगैरह है। अच्छा, ग्रेड DSM की ज़रूरत नहीं है, कंटूर लाइनें जो ये बनाएगा, किस में शेप फाइल अगर आपने उनको इसमें ग्लोबल मैपर में यूज़ करना है। अच्छा, PDF अगर आपने पेज के ऊपर प्रिंट करनी है, और अगर AutoCAD में करनी है तो आप DXF फार्मेट भी, ये दोनों शेप फाइल और DX फार्मेट ले लें। उसके बाद है कंटूर बेस, कि किस बेस पे से होगा 0 यानी जो कंटूर की बन रही है एलिवेशन फ्रॉम मीन सी लेवल। अच्छा, उसके बाद है एलिवेशन इंटरवल, कितने का। अगर आप 1 मीटर का रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मीटरों में तो आप 1 मीटर रख दें, आधे मीटर का रखना है तो इशारिया 50 लिख दें हैं, 1 फुट का रखना है तो इशारिया 30, यानी 30 सेंटीमीटर का 1 फुट होता है ना, आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट आधे मीटर के रखेंगे। अच्छा, रेजोल्यूशन कोशिश करें जितनी आप बेहतर रख सकते हैं, बड़ी रख सकते हैं। अच्छा, मिनिमम लाइन साइज 20 डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है। ये सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ की। अभी यहाँ पे क्या किया, इसमें 2 टैब हैं, तीसरी ऑप्शन में 2 टैब्स हैं, ये याद रखें। तो दोनों टैबों में आपने वर्क करना है। फिर लास्ट पे तीसरी टैब इंडेक्स कैलकुलेटर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कब यूज़ होता है। अच्छा, फिर दोबारा देखें, पहले ऑप्शन में इनिशियल में जस्ट सिर्फ फुल को क्लिक किया, दूसरे ऑप्शन में हमने 3 काम किए, इमेज स्केल 1.8 की, उसके बाद 3D टेक्सचर मैच ऑन किया, और आउटपुट में सिर्फ लैस फाइल को हमने चेक किया, यानी ऑन कर दिया। ये 3 चीज़ें मिलेगी। एक तो ये पॉइंट जनरेट करेगा, एक बात, दूसरी 3D टेक्सचर मैश बनाएगा, और तीसरी चीज़ कि इसके अंदर ये हमें आउटपुट में लैस फाइल भी देगा। तीसरे ऑप्शन में ये 3 टैब है, एक टैब, दूसरी टैब और तीसरी टैब। पहली टैब में हमने क्या किया, रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक है, DSM फिल्टर लगाया कि नॉइज़ फिल्टर भी कर ले और सरफेस भी शार्प कर दे। रेस्टेड DSM में क्या होता है, यानी DSM हमें देगा कैसे, ये GeoTIFF फाइल में देगा, टिफ फाइल में ये देगा, और मुख्तलिफ टाइलों को मर्ज भी कर देगा। रेस्टेड इमेज अर्थो मोज़ाइक यानी जो तस्वीर बना के हमें देगा, वो भी GeoTIFF में देगा, और सारी मुख्तलिफ जो छोटी छोटी टाइलें बनेंगी उनको मर्ज भी कर, यानी एक तस्वीर देगा। अभी क्या होगा, रेस्टर जो है DSM, ठीक है, DSM भी एक हमें फाइल में मिलेगा, मुकम्मल एक तस्वीर है, एक फाइल मिलेगी, और जो अर्थो मोज़ाइक वो भी एक ही फाइल मिलेगी, क्योंकि GeoTIFF फॉर्मेट होगा और मर्ज हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद आप एडिशनल आउटपुट में जाएं, यहाँ के ऊपर ग्रेड DSM, यानी ग्रेड DSM से मुराद है जितना आप ग्रेड लगा दें उसके हिसाब से ये DSM बनाए। अगर आप मीटर का लगा देते हैं तो हर मीटर के ऊपर आपको क्रॉस में पॉइंट देगा और उससे ये DSM बनाएगा। ये नहीं करना, जो ओरिजिनल इसके पास डाटा है उससे जो DSM बनाता है वो बनाए। ठीक है, हाँ, अगर हमने उस जो एरिया या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके मतलब एक वज़न को कम करना है, ड्राइंग हल्की करनी है, DSM की फाइल को छोटा करना है, तो फिर इस तरह के काम होते हैं। लेकिन फिर बाकी अगर 1 मीटर में हो सकता है इसने 50 पॉइंट लिए, उसकी जगह पे जब हम मीटर की इसको देंगे, मीटर के ऊपर चारों कॉर्नर पे जैसे ग्रेड बनते हैं, तो ये जब पॉइंट लेगा तो DSM में भी फ़र्क आएगा। तो इसलिए इसको आपने कुछ भी नहीं करना। नीचे है कंटूर लाइन, इसमें शेप फाइल और DXF फाइल ऑन कर दिया। नीचे है कंटूर बेस 00 है, ठीक है, और एलिवेशन इंटरवल
यानी जो कंट्रोल इंटरवल होता है इशारिया 5 मीटर है, रेजोल्यूशन 100 और मिनिमम लाइन साइज जो है ना वर्टेक्स है कि छोटे से छोटे वर्टेक्स भी बनाए, लेकिन उसके ऊपर अगर 20 वर्टेक्स हों तो वो फैल उससे छोटे ना बनाए। वर्टेक्स से मुराद होता है जो उसके ऊपर पॉइंट बनते हैं। अगर आप एक कंट्रोल लाइन को जब क्लिक करते हैं तो वो छोटी सी भी हो तो उसके ऊपर की बहुत ज़्यादा पॉइंट बन जाते हैं जहाँ जहाँ से वो घूम रही होती है ना। तो ये है कि कम अज़ कम 20 हों, इससे ना एक एक दो वर्टेक्स की फैले ना बनाता है, ठीक है, कंट्रोल ना बनाता है। तो ये जब दोनों ऑप्शन आपने किया, अभी इंडेक्स कैलकुलेटर है तीसरा। ये जो ऑप्शन है ये कब होते हैं, जब आपने वो कैमरा यूज़ किया हो जो 4 बैंड है NIR वाला, ठीक है। अगर वो कैमरा आपने यूज़ किया है तो उनकी रेड, ग्रीन, ब्लू और ग्रे स्केल की आप अलग-अलग चीज़ें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज़ होता है। क्योंकि हमने वो हमारा है नहीं, हमारा सोडा कैमरा है 3 बैंड है, इसलिए इसमें हमारा कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? ये दो आपने ऑप्शन लगा दिया। अच्छा, अभी आ जाए रिसोर्स पे। रिसोर्स पे क्या है कि जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं इसका कितना रैम आपने यूज़ करना है और कितने CPU यूज़ करने हैं। कि अगर यहाँ तक है तो फुल पूरे के पूरे रैम यूज़ करेगा, पूरे का पूरा सिस्टम करेगा, फिर आप ऊपर कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ये भी चलता रहे, साथ में छोटा मोटा काम करना, तो आप इसको थोड़ा, इसमें देखिए रैम 6 GB 6 रैम है, तो आप इसमें से कहते हैं कि जी नहीं है, ये इसमें 6 का और मतलब है कि 6 से कम नहीं हो सकता। अगर आपके रैम मुख्तलिफ प्लेटें लगी हों तो फिर वहाँ वो देता है और आप उसको 2 से 3 4 पे कम कर सकते हैं। लेकिन इसकी जनाब एक ही है, 6 GB का रैम है, तो इसलिए एक ही रैम लगा तो वो सारे का सारा यूज़ होगा, और प्रोसेसर भी एक ही है तो इसलिए वो ही सारे का सारा यूज़ है, इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। वरना अगर आपका वर्क स्टेशन है तो उसमें ऑप्शन होता है, आप इसको थोड़ा सा पीछे इधर 3 पे 4 पे और इसको भी थोड़ा सा पीछे ऐसे कर सकते हैं। जैसे अभी ये देखें ना, ये आ गया, इसको भी कोशिश करें अगर ऐसे, हाँ चलेगी। ये अभी 5 रैम यूज़ करेगा 5 GB और 3 जो है ना वो प्रोसेसर यूज़ करेगा, ठीक है फुल। अभी आप इसमें थोड़ी सी गुंजाइश होगी कि आप कोई और वर्क इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें चारों, और उसके बाद आपने बस ओके करना है। ये इसकी प्रोसेसिंग है। दोबारा मैं तीसरी दफ़ा दोहरा देता हूँ कि ऑप्शन 1 में जाना है फुल, ऑप्शन 2 में गए 1.8 3D मैश चेक किया और लेस फैल की। ऑप्शन 3 में गए तो पहला जो इसकी टैब है इसके अंदर हमने ये फ़िल्टर लगाए, DSM रेस्ट DSM को चेक किया और अर्थो मोज़ैक को चेक किया। अगले में आए तो हमने सिर्फ कंटूर की वर्किंग दे दी है कि शेप फाइल में दे, DXF में दे, इशारिया 5 मीटर कंटूर इंटरवल लगा रहा है, और उसके बाद इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ये हमारा काम नहीं था। तो फिर उसके बाद सोर्स में आप सिर्फ ये डिफ़ाइन करेंगे कि सिस्टम मैंने पूरा चाहिए या कुछ उसमें से बचाना है। करने के बाद हमने कर दिया इसको जस्ट ओके। जब ओके कर दिया, अभी ऑप्शन सारे लग गए, अभी हम क्या करेंगे, प्रोसेस में जाएंगे और लोकल प्रोसेसिंग वाला सिस्टम ऑन कर देंगे। तो अभी ये देखिए नीचे हैं, अगर नीचे आप गौर से देखें तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। अभी भी मैं चाहूँ ये मैं स्टार्ट अगर क्लिक करूँगा तो उसके बाद मैं इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। ये तीनों ऑप्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो तब ये सिस्टम फारग होगा। अगर मैं चाहूँ इधर से तो मैं इधर ऑप्शन मैंने लगा दिए, मैंने इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये जब मेरा इनिशियल प्रोसेसिंग हो जाएगी तो दोबारा ये उधर रुका रहेगा। जब तक मैं अगले पॉइंट को ऐसे चेक करके फिर स्टार्ट करूँगा, फिर दूसरा ऑप्शन लगाएगा, फिर दूसरा ऑप्शन लगाएगा। तो दूसरा ऑप्शन जब लग जाएगा तो इसके अंदर पॉइंट क्लाउड सारी जनरेट हो जाएंगे ना, हैं, तो उसके ऊपर फिर हम जो है ना, ये पहला जब ऑप्शन कंप्लीट होगा तो हम उसमें GCP ऐड करेंगे। पहला जब ऑप्शन कंप्लीट होगा तो हम इसके अंदर GCPs जो ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट हम लगाते हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब दूसरा ऑप्शन ऑन होगा तो इसके अंदर हम फिर क्लासिफिकेशन करेंगे अपने DTM के लिए, यानी कंटूरों के लिए क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर हमने कंटूर लगाने और कौन कौन सी चीज़ के ऊपर हमने कंटूर नहीं लगाने। क्योंकि ये जब वर्किंग करता है ये सारे पॉइंट बना देगा, हैं, तो इसको तो नहीं पता कि अभी ये बिल्डिंग है, ये तो बिल्डिंग के ऊपर भी कंटूर लगाएगा, ट्री के ऊपर भी लगाएगा, हमें तो पता है इसके ऊपर कंटूर हमें नहीं चाहिए। तो फिर हम इसके अंदर लेयरें बनाएंगे
तो उसको सेलेक्ट कर करके उस एरिया को, ये बिल्डिंग है बिल्डिंग में फेंकेंगे, ये ट्री है ट्री में फेंकेंगे, ये फलां चीज़ है उसमें फेंकेंगे, जो ग्राउंड रोड या सरफेस जो है पॉइंट वो रखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको रीऑप्टिमाइज़ करने के बाद फिर हम तीसरा ऑप्शन लगाएंगे, तब ये कंटूर ठीक जनरेट करेगा। अभी जैसे किया है बगैर क्लासिफिकेशन के करेंगे हैं, तो ये क्या करेगा, उस सारी बिल्डिंगों के ऊपर सारे ट्री के ऊपर कंटूर ही आपको लगे नजर आएंगे, वो सारी कंटूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए चाहिए ये होता है कि आप पहले ऑप्शन 1 करें। 1 अगर आपने जीसीपी पॉइंट नहीं लगाए, ऐड नहीं करना, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन भी साथ ही लगा दें। दूसरा ऑप्शन के बाद आप क्लासिफिकेशन करें। अगर आप कहते हैं मैंने कंटूर भी नहीं लगाने, इधर इसके कंटूर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डीएसएम दे दे, और लेस फाइल से जैसे हम मतलब जाके सिविल 3D में करते हैं अक्सर, तो आप फिर तीनों ऑप्शन कर लें, वहाँ पे आपको डीएसएम मिल जाएगा, मोज़ैक आपको मिल जाएगा, लेस फाइल आपको पास होगी, आप सिविल 3D में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कंटूर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फिर आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि डाटा तो सारे पॉइंट बिल्डिंग के और जो ट्रीज़ हैं और इस तरह इलेक्ट्रिक पोल हैं सबके पॉइंट बने पड़े हैं ना, तो आपको ये उसमें से फ़िल्टर करने पड़ेंगे। तो हम जीसीपीज़ ऐड करते हैं। अच्छा, जीसीपी से क्या होता है, जीसीपी से भी डाटा एक्यूरेट होता है। अभी होता क्या है कि एक पॉइंट जिसके ऊपर हम डीजीपीएस लगाते हैं उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाते हैं, हम उसके ऊपर बेस मतलब डीजीपीएस लगाते हैं आरटी के मोड में, रोवर बेस के मोड में, उसके ऊपर बेस लगाई और रोवर से हम उस एरिया जो हमें सर्वे करना होता है उसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट मार्क करते हैं, और पॉइंट इतना बड़ा मार्क करते हैं कि जो फ्लाइट के अंदर भी तस्वीर में वाज़े नज़र आए, और उसका वो कॉर्नर भी हम पिक्चर में अब डिफाइन कर लेते हैं पहले कि अगर हमने कोई क्रॉस बनाया बड़ा सा, या कोई उधर मतलब है कोई बिल्डिंग है उसका कॉर्नर हमने यूज़ किया है, या कोई इस तरह का और बहुत बड़ी जो है ना बुत्ती या स्लैब बना हुआ उधर हमने यूज़ किया है। पेंट मतलब अगर आप 3 मीटर बाई 3 मीटर का पेंट से क्रॉस बनाते हैं या पेनाफ्लेक्स लगा देते हैं, कोई भी चीज़ जो तस्वीर में वाज़े नज़र आए और उसका वो कॉर्नर आपको क्लियर हो कि ये कॉर्नर मैंने डीजीपीएस के साथ रोवर के साथ मैंने रीड कर लिया, तो वो ये जीसीपीज़ होती हैं ये ज़मीन पर मौजूद होती हैं, उनका किसी कॉर्नर की रीडिंग आपके पास आ जाती है। पूरे एरिया के अंदर आप साइडों के ऊपर भी और दरमियान में भी आप एरिया को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, मतलब 15-20 आप जीसीपीज़ लगा लेते हैं। तो जीसीपीज़ के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जब आपके पास इनिशियल प्रोसेस होने के बाद डाटा आपके पास आता है, सामने जब नज़र आता है, तो आप उस तस्वीर के उस जगह पे जाते हैं और पॉइंट उस उधर जो पॉइंट में उसको क्लिक करते हैं, तो आप देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट तो और हैं, आपकी जीसीपीज़ के और होंगे, फ़र्क होगा, ज़रूर फ़र्क होगा, क्योंकि उसने अपने प्रोसेस अपनी मर्ज़ी से की है, तो फ़र्क होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर वहाँ मुख्तलिफ एरिए में वो डिफ़ाइन करते हैं पॉइंट, इस पॉइंट का वो तस्वीर के ऊपर उसको बताते हैं ये पॉइंट जो है ये फलां जीसीपीज़ के साथ ऐड कर दें, मतलब इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अगले 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 जितनी भी 20, 15, 20, 25, 40, 50 आपने जीसीपीज़ लगाई हैं, वो आप तस्वीर जो गूगल इसने ड्रोन ने तस्वीरें ली होंगी और जो डाटा बना हुआ है उनके अंदर आप डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, जब आप इसको ऐड करते हैं ना पॉइंट, तो उधर एक क्रॉस लग जाता है, पॉइंट लग जाता है जीसीपीज़ का, तो आप देखते हैं कि जीसीपीज़ तो वो दूर पड़ी है, लेकिन जो तस्वीर का कॉर्नर है वो तो ये पड़ा। जब आप उसको पॉइंट को क्लिक करते हैं तो उस एरिया में जितनी तस्वीरें आई होती हैं वो सामने आ जाती हैं, मतलब 5 तस्वीरें, 5 के अंदर वो क्रॉस बना हुआ है, तो आप वो क्रॉस का वो कॉर्नर क्लिक करके उसको अप्लाई कर देते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट ये जीसीपी 1 के हैं। फिर आप जीसीपी 2 वाले क्रॉस को क्लिक करते हैं, उससे रिलेटेड तस्वीरें आ जाती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 जितनी तस्वीरें ड्रोन ने ली हैं उस एरिया में जिनके अंदर वो क्रॉस बना हुआ नज़र आ रहा है, उनके ऊपर आप डिफाइन करते हैं ये कॉर्नर जीसीपी 2 है। तो वो फिर जब नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस करता है तो वो इस सारे डाटे को उन जीसीपीज़ के हिसाब से मूव करा के एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो जब उस सारे डाटे को एडजस्ट कर देता है, तो जब लास्ट के ऊपर आपको अर्थो मोज़ैक और डीएसएम मिलता है, तो वो उसके अंदर फिर आप बेशक जीपीएस से रीड कर लें, वो सारा डाटा आपके जीपीएस के हिसाब से ही एडजस्ट होता है। ठीक है, तो ये है जो जीसीपीज़ ऐड करते हैं उसका फ़ायदा, कि एक तो डाटे को आपने रेनेक्स फाइल से एक्यूरेट किया ना, वो तो तस्वीरें हुई,
अभी जो उसने प्रोसेस किए हैं वो तो पॉइंट खुद जनरेट किए हैं ना, वो भी अनसेट होते हैं। वो जो प्रोसेस्ड पॉइंट हैं उनको आप जीसीपीज के हिसाब से एक्यूरेट करते हैं। हाँ, अगर आपने जीसीपीज रीड नहीं की है, आपको इतनी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, तो फिर आप बेशक दूसरा ऑप्शन साथ लगा दें। फिर जब दूसरा ऑप्शन ये जो था पॉइंट क्लाउड एंड मैश वाला, ये जब हो जाता है तो फिर पॉइंट क्लाउड के अंदर से आप क्लासिफिकेशन करके लेयरों से अपने ग्राउंड और रोड के लेयरें अलहदा करते हैं, बाकी सारा डाटा बिल्डिंग में, वेजिटेशन में, जिधर जिधर वो आप एडजस्ट कर देते हैं। इसके ऊपर वर्किंग होती है ठीक ठाक, आपका टाइम वेस्ट होता है एरिया मार्क करने के बाद। ये जब प्रोसेस होगा हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। तो जब वो क्लासिफिकेशन हो जाएगी फिर आप लगाएंगे तीसरा ऑप्शन नाम है, तो फिर आप स्टार्ट प्रेस करेंगे हैं। तो फिर ये अभी देखिए मैंने स्टार्ट प्रेस कर दिया, तो ये अभी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। ये देखें ये नीचे 0% है, ये अभी अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। तो जब इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, इसके अंदर डाटे के हिसाब से है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने ये प्रोसेसिंग में लगते हैं। जितना जितना डाटा ज़्यादा होगा, जितना जितना प्रोजेक्ट बड़ा होगा, जितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए होगी, उसी के हिसाब से। ऑप्शन 1 किया, ऑप्शन 1 के बाद ये देखिए अभी ये ग्रीन कर रहा है, अभी इसके बाद अगला ग्रीन करेगा, मतलब इनको अभी इसने रीडिंग शुरू कर दी ना है, इन पिक्चरों की रीडिंग शुरू कर दी। तो ये मतलब है कि आप ऑप्शन 1 करें, जब ऑप्शन 1 आपका कंप्लीट होता है जीसीपी ऐड करें, रीऑप्टिमाइज करें, उसके बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें ताकि उसको थोड़ी रेस्ट मिल जाए। फिर ऑप्शन 2 लगाएं, जब वो 2-4 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद कंप्लीट होता है, आप उसको रीस्टार्ट करें, दोबारा उसको देखिए, उसके अंदर क्लासिफिकेशन करें, फिर रीऑप्टिमाइज करें उसको हैं। जब वो कंप्लीट होता है तो सॉरी क्लासिफिकेशन के बाद रीऑप्टिमाइज नहीं करना। अगर रीऑप्टिमाइज करेंगे तो वापस ये क्लासिफिकेशन की बेकार हो जाएगा। तो जब आप क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो बेशक उसके बाद आप इसको सेव करें, रीस्टार्ट कर लें फिर, ताकि सिस्टम एक दफ़ा थोड़ा फिर स्टेबल हो जाए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन लगाएं, फिर वो भी जो डाटे के हिसाब से हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते जो भी लेगा, उसके बाद जब आपको वो करेगा तो आपको आउटपुट मिलेगी। तो अभी चूँकि ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, नीचे भी आप देख रहे हैं, तो इससे जो हम पहले आउटपुट ले चुके हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसके बाद होगा कि अभी आउटपुट हमें क्या मिलेगी वो आपको इसी दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये इसकी फिर होगी इनिशियल प्रोसेस में ये होता है, इसके अंदर आपके लैस फाइल बन जाती है, ठीक है। ये लैस फाइल है इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ये पॉइंट क्लाउड है, सॉरी। अच्छा, पॉइंट क्लाउड के अंदर ये लैस फाइल आपकी पड़ेगी ये, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा करेंगे हैं तो ये आपको दिखाएगा लैस फाइल पॉइंट क्लाउड, ठीक है। ये पॉइंट क्लाउड आपकी लैस फाइल ये पड़ी है, ये आप उठा लेंगे, अपने पास सेव कर लेंगे। हमने ऑप्शन 2 में जब पॉइंट उसने जनरेट करने थे तो हमने पॉइंट क्लाउड में लैस फाइल LS फाइल लिखा था। अगर लैज लिखते तो लैज फाइल भी बना देता, और भी जो लिखते वो आपको इधर बना देता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे ऑप्शन में, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरे ऑप्शन में DSM और अर्थों में ज़ैक बना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि DSM क्या होता है। अच्छा, ये फाइलें इसमें दे दी, और फिर इसी तरह मोज़ैक में इसने ये फाइलें दे दी, और उसके बाद एक्स्ट्रा में इसने आपको कंटूर दे दिए हैं, ये कंटूर हैं। और इसके बाद अगर आप DTM में देखें तो ये DTM भी इसमें 10 सेंटीमीटर का दे दिया है। DTM तब बनता है जब आप उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। डिजिटल टर्म मॉडलिंग, DTM डिजिटल टर्म मॉडल, और DSM डिजिटल सरफेस मॉडल। सरफेस से मुराद है जैसी सरफेस है उसमें बिल्डिंग, ट्री, हर चीज़ आ रही है। और टेरेन मॉडलिंग से ये है कि उसमें सिर्फ ज़मीन का कर्वेचर है, बिल्डिंग शील्डिंग और उसमें जो ट्री वगैरह ये उसमें से खुद ब खुद कट हो जाते हैं। क्यों? तो दिखाते हैं। अभी मैं देखता हूँ इसमें अगर ग्लोबल मैपर सॉफ्टवेयर तो इसमें ये देखते हैं जनाब, ग्लोबल मैपर अगर है तो हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं।
क्योंकि ये अभी उधर प्रोसेस पे चल रहा है। जब प्रोसेस होता है तो ये बहुत वजनी हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा चलो ये ओपन हो गया। अगर हम उसको ठीक है। अच्छा ये देखें, चलो मैं एक और आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। ये था ये अभी सबसे पहले था लेस फाइल। लेस फाइल मैं आपको फेंक के दिखाता हूँ हैं कि इसमें ये कैसे नज़र आती है। ये अभी अगर आप इसको देखें तो ये लेस फाइल है, जस्ट पॉइंट है, लेकिन पॉइंट अपने कलर में है। तो आप देखें तो आपको पूरा डाटा अपना एरिया नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप इसको नीचे करते जाएं जूम तो लास्ट पे आप देखेंगे कि ये पॉइंट है, ठीक है, नज़र आ गई है ये पॉइंट। लेकिन पॉइंट को वही कलर होता है जो ऑन ग्राउंड है। तो इस वजह से जब वो ऐसे क्लोज होते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा अपना पूरा एरिया नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है ना, है ये देखें है। तो ये है आपकी लेस फाइल, ठीक है। अगर आप इसको किसी भी जगह से, ये रोड है, इसको जूम करते हैं तो ये नीचे देखें हैं, हज़ारों के हिसाब से पॉइंट बने पड़े हैं, ठीक है। जिस जिस जगह पे इसको वो नज़र आते हैं। पानी वगैरह हो इस जगह तो उस जगह के ऊपर ये पॉइंट जनरेट नहीं करता, ठीक है। अभी और देखें, ये लेस फाइल है। अच्छा इसके बाद अगर मैं आपको DSM दिखाता हूँ और फिर DTM भी दिखाऊंगा। ये था DSM है, ये मैंने पकड़ा और ये फाइल इस इधर फेंक दी है, ठीक है। ये अभी अगर मैं लेस फाइल वाला डाटा ऑफ कर देता हूँ तो ये DSM है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये सरफेस मॉडल है कि नीचे जो चीज़ जहाँ पे है वो बनी पड़ी है उधर है। ये देखें, ये कंटूर टैप आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ इसमें, बाकी बिल्डिंग या कोई चीज़ नहीं है, इसने उसके सरफेस बना दिए टोटल कि कहाँ से चीज़ अप है कहाँ से डाउन है, वो इस हिसाब से ये आपको दिखा रहा है, ठीक है हैं। ये नाला है ये है, और ये बिल्डिंगें हैं, ट्री है, जिधर हैं उधर भी आपके वो कंटूर ही कंटूर लगे पड़े हैं, ठीक है। ये होती है DSM। अभी अगर इसके ऊपर मैं फेंकता हूँ आपका अर्थो मोज़ैक। मोज़ैक से क्या बनता है अभी देखना है। ये ग्लोबल मैपर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहा, वैसे सर मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये है, ये मोज़ैक है अर्थ। इसको मैंने पकड़ा और इसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। अब ये देखें, अब ये देखें मोज़ैक से ऐसे आपको महसूस हो रहा है जैसे पूरा एरिया मतलब एक खूबसूरत सा नज़र आना शुरू हो, ऐसे ही हैं। ये देखें ऐसे कितना प्यारा पिक्चर एक बन गई। वहाँ छोटी छोटी तस्वीरें थी, ड्रोन ने छोटी छोटी तस्वीरें ली थी ना मुख्तलिफ से, कोई एक साइड से ली, कोई दूसरी से, उधर साए नज़र आ रहे थे, बिल्डिंग की दीवारें नज़र आ रही थी, खिड़कियाँ नज़र। यहाँ देख के ऐसे जैसे आसमान से खड़े होकर टॉप से किसी ने एक पिक्चर ली हो हैं। और ये इतनी जूम है, अगर आप इसको देखें तो इसकी एक्यूरेसी चूँकि ये 10 सेंटीमीटर थी, तो फिर ये नज़र आते हैं। अगर आप अपने ग्राउंड देखें यहाँ से और उसके अंदर लगे हुए ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा है ना। लेकिन अगर आप ये 2.8 रेजोल्यूशन पे करते तो इसके अंदर पड़े हुए छोटे छोटे पत्थर भी आपको नज़र आते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी आपको नज़र आते हैं। यहाँ देखें ये तस्वीर फटना शुरू होगी। यही रेजोल्यूशन का फ़र्क है। जितनी रेजोल्यूशन आप कम करेंगे, कम से मुराद है जब फिगर बड़ा होता जाता है 10-15 मिनट, ये रेजोल्यूशन कम हो रही है। जब फिगर छोटा होता है 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2 नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेजोल्यूशन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये अभी अगर इसको नीचे DSM भी है और ऊपर जो है ना वो है अपना अर्थो मोज़ैक भी है। अगर हम इसको 3D व्यू में देखें हैं तो फिर क्या होगा। ये ज़रा मैं 1 मिनट इसको इस एरिए को इधर ही 3D व्यू में आपको दिखाता हूँ। अच्छा है, ये देखें हैं, ये ज़रा देखें, हाँ कुछ नज़र आ रहा है। ये देखें ये जो बिल्डिंगें हैं, ये ट्री हैं, ये चूँकि DSM है ना, सरफेस है, तो
तो हर बिल्डिंग जितनी हाइट पे है, जिस तरह है उस तरह आपको है नज़र आ रही है, ठीक है। और आप देखें तो ये इस जस्ट पॉइंटों से बनी हुई है, जो डाटा इसने खुद प्रोसेस किया उससे ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक हो गया ना। तो ये मतलब थ्रू आउट 3D है, जैसे हैं 3D मॉडल होता है, तो ये ऐसे है। तो ऊपर से आपको ये पिक्चर, इसमें से आप ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, ये मैंने ऑफ़ कर दी है नीचे से। तो अगर वो ऑन करें और मोज़ैक ऑफ़ करें तो ये मतलब जिस चीज़ को आप चाहें ऑफ़ करें ऑन करें ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको DSM को ऑफ़ कर देता हूँ और इसकी जगह पे आपको तीसरी जो फाइल आपकी DTM की है, जो कंटूर के बगैर होती है, इसके सॉरी कंटूर वाली फाइल होती है, और इसमें ट्री और ये बिल्डिंग वगैरह और ये चीज़ें जो इसमें नहीं होती हैं। तो ये किस पे मुनहसर है, उसकी एक्यूरेसी, कि आपने क्लासिफिकेशन कितनी अच्छी की है। अगर क्लासिफिकेशन आपकी ठीक नहीं है, तो फिर उसमें के भी वही होगा कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के कंटूर आएंगे। ये DTM है, ठीक है। ये चूँकि इसकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी, ऑटो पे जो उसने जनरेट किया बस वही जनरेट किया, ठीक है। ये अभी देखें इसके अंदर वो बिल्डिंगें और वो चीज़ें बहुत कम हैं, उसने काफ़ी निकाला, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी जो टेकरियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये क्लासिफिकेशन नहीं हुई हुई। तो खुद सॉफ्टवेयर जो समझ सका है कि ये बिल्डिंग और ट्री नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये बिल्डिंग और ट्रीज़ नहीं है, लेकिन हैं तो एक्चुअल हमें पता है इस जगह पे बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, कुछ ट्री इसमें उठाए हुए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इस जगह पे, ताकि ऊपर आपका मोज़ैक आ जाए। तो अभी देखें इसकी 3D देखें, तो इसमें वैसे आपका 2D और 3D एक ही होना चाहिए, मतलब है कि इसके अंदर बिल्डिंग और ट्री उठे हुए नहीं होने चाहिए, हैं ग्राउंड के साथ मैच होना चाहिए, क्योंकि ये कर्वेचर से जैसे गूगल अर्थ दिखाता है उससे होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें भी DSM की तरह तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें भी हमारी गलतियाँ होंगी। अभी अगर आप इसको देखें ऐसे हैं तो बिल्डिंगें नीचे बैठी हुई नज़र आ रही हैं ना, हैं ट्री भी नीचे बैठे हुए, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग के ये ना, ये देखिए अभी इस जगह पर ये बिल्डिंग का भी एक ना टीला सा बना हुआ है, ऐसे ही ना, ये भी टीला सा बना हुआ है। हालांकि यहाँ जब बिल्डिंग है तो वहाँ पर टीला तो नहीं हो सकता ना, है। तो ये गलती है कि इसकी क्लासिफिकेशन ठीक नहीं हुई। अगर ठीक हुई, जैसे इस जगह के ऊपर क्लासिफिकेशन ठीक हुई इस जगह पे, तो ये 2D में बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ बैठ गई हैं। जिस जगह के ऊपर भी कोई ट्री या नीचे नज़र आ रहा और उधर कोई टिब्बा सा नज़र आ रहा है, इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसका मतलब वो क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है। अब इस जगह के ऊपर क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है, ये देखें ये बिल्डिंग ऐसे उठी हुई नज़र आ रही है ना, ये बिल्डिंग भी उठी हुई है, ये उठी हुई है, ये टिब्बे 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 नज़र आ रहे हैं। तो हालांकि इस एरिया में कोई टिब्बे नहीं है, ये बिल्डिंगें हैं, और ये जब उधर क्लासिफिकेशन हुई है तो ठीक नहीं हुई है। तो अगर ठीक हो तो फिर ये बहुत अच्छा और इसके गूगल की तरह आपको नज़र आता है। तो ये आउटपुट हमें उस डाटा से मिली है जो हमने ड्रोन से पिक्चरें ली थी, हैं। अभी मैं इसके ऊपर कंटूर फेंक के आपको दिखाता हूँ कि कंटूर इसने कैसे बनाए थे, हैं, तो आपको वो भी अच्छे लगेंगे। सिर्फ ये आउटपुट दिखाने के लिए थी कि आपको ये पता चल जाए, हैं, कि ये अब ये देखिए ये कंटूर है ऊपर, ठीक। तो ये गलती है। अभी देखिए इस एरिया में कंटूर जिधर जिधर बिल्डिंगें हैं उधर खुद ब खुद हैं उसने गोल कंटूर और वो टीले और बनाए हुए हैं, ये नज़र आ रहा है। नीचे बिल्डिंग है और ऊपर टीले से बने हुए हैं। जिस बिल्डिंग के ऊपर टीला नहीं है इसका मतलब उसकी क्लासिफिकेशन ठीक है। जिस बिल्डिंग के ऊपर टीला बना हुआ है, अब ये देखिए ये हमारा मतलब एरिया है, बिल्डिंग है नीचे और उसके ऊपर कितने कंटूर बने हुए हैं, है ना। ज़रा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो जिधर कंटूर इधर मतलब है कि DTM के अंदर ये कंटूर जो ये DTM को ज़ाहिर करते हैं। DTM की जो सरफेस बनती है ना वो इन कंटूरों से बनती है। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ के पॉइंट हमें बिल्डिंग में फेंकने थे। फिर ये जो ट्री हैं, ट्री के ऊपर भी अगर आप देखें तो कंटूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कुछ ट्री भी जो है ना वो आए हैं उसमें। और जी हाँ, इधर मैनुअल क्लासिफिकेशन होती है, ये ऑटो क्लासिफिकेशन के ऊपर जो वर्क हुआ है, ठीक है। तो ये आउटपुट होती है। अभी देखें हमारे पास कंटूर आ गए, DSM आ गया, DTM आ गया, और उसके बाद हमारे पास मोज़ैक आ गया। ये मोज़ैक एज पर कोऑर्डिनेट है, इसकी डिमेंशनें हर चीज़ मौजूद हैं। ये पिक्चर आप ऑटोकैड में ले जा सकते हैं
ArcGIS में ले जा सकते हैं, ग्लोबल मैपर के अंदर ले जा सकते हैं, और इसके ऊपर तस्वीर को देखते हुए आप बिल्डिंग, रोड, हर चीज़ लेयर बनाकर मार्क करेंगे, हैं, टोपोग्राफिक ड्राइंग बनाने के लिए। नीचे चीज़ ट्री नज़र आ रहा है, ट्री का सैंपल लगाएं, बिल्डिंग नज़र आ रही है, बिल्डिंग बनाएं, नीचे इलेक्ट्रिक पोल नज़र आ रहा है तो इलेक्ट्रिक पोल लगाएं, तारे नज़र आ रहे हैं ऊपर तारे लगाएं, कहीं पे आपको मैन होल नज़र आ रहा है मैन होल लगाएं, नीचे से जो जो चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है वो बनाते जाएं, और जब बन जाएगी तो तस्वीर को आप डिलीट करेंगे, तो वो जो ड्राइंग है AutoCAD में या ArcGIS में जिसमें भी आप बना रहे हैं, तो वो एज़ पर कोऑर्डिनेट और बेहतरीन ड्राइंग आपकी तैयार हो चुकी है। कंटूर आपके पास बने हुए आप उसके ऊपर फेंकेंगे और उसका फ्रेम वगैरह बनाकर आप उसका आउटपुट मतलब उसका प्रिंट वगैरह जो भी ले लेंगे। तो इस तरह टोपोग्राफिक शीट भी आपकी बन जाएगी। उसके अलावा ये पिक्चर भी आपको मिलेगी, हैं, उसके अलावा आप जो है आपको DSM भी फाइल मिलेगी, TTM फाइल भी मिलेगी, लैस फाइल भी मिलेगी, और फ्लाई थ्रू भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो ड्रोन सर्वे में मिलती हैं, जबकि अगर आप मैनुअल टोटल स्टेशन से वर्किंग करते हैं तो उसमें ये चीज़ें नहीं मिलती। ठीक है जी, अभी किसी का कोई सवाल? हाँ जी, आसान है, कर लेंगे।